क्या म्यूचुअल फंड एनएफओ एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकेंगे? आज यह वीडियो में हम इसके बारे में एनालाइज करते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड एनएफओ तो क्या होता है। म्यूचुअल फंड एनएफओ और कि न्यू फंड ऑफर की मतलब होता है कि असेट मैनेजमेंट लॉन्च करने वाले नए म्यूचुअल फंड स्कीम। ये तो पहले समय के लिए लॉन्च कर दिया जाते हैं और लॉन्चिंग के समय पर फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफर भी दे दिया जाते हैं ना, यही हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड एनएफओ तो लिमिटेड पीरियड के लिए खुला हुआ है और ये म्यूचुअल फंड एनएफओ तो उसके बाद बंद हो जाते हैं। अब ये इसको आप तो रीओपन भी कर सकेंगे। जब आप एनएफओ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में रिमेंबर करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले होते हैं कि एनएफओ का ओपनिंग डेट, दूसरे होते हैं कि एनएफओ का क्लोजिंग डेट। अगर आप ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बीच इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते। और रीओपनिंग डेट के बाद अगर आप इन्वेस्ट कर दिया जाते तो ये तो हम सब्सक्रिप्शन रीओपनिंग डेट पुकारते हैं। और अगर आप इसी दिन में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस समय मार्केट वैल्यू तो क्या होते हैं और एनएवी तो क्या होते हैं, उस पर निर्भर होते हुए आप तो आपका यूनिट्स को खरीद कर सकेंगे और बेच कर सकेंगे। अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, यह तो दूसरी बात पड़ती है। लेकिन जब आप एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन ले चुके हैं तो आप तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। पहले होते हैं कि आपका पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी और फंड हाउस के बारे में आप तो बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो इसके साथ साथ आप तो म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम में होने वाले रिस्क प्रोफाइल और आपका रिस्क प्रोफाइल ऑनलाइन होते या नहीं, इसके बारे में भी आपको अवेयरनेस होने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में आप तो पूरे तरीके से बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और देखना चाहिए कि यह पर्टिकुलर फंड आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए अलाइन होते या नहीं। अगर वो तो इक्विटी फंड है तो आपके लिए मिनिमम 5 ईयर्स की टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ सकेंगे। अगर वो तो डेब्ट फंड है तो आप तो मिनिमम 1 to 2 ईयर्स में भी हो तो इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप देखें तो यह सारी चीज़ तो आप तो वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है और देखना चाहिए कि यह टाइम हॉरिजॉन और आपका टाइम हॉरिजॉन अलाइन होते या नहीं। और आप तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ आप देखना चाहिए कि एनएफओ तो जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं और जिस तरीके का थीम के अंदर आते हैं, उसका बेंचमार्क तो क्या होता है और बेंचमार्क इंडेक्स तो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ एवेल्यूएट करने के बाद ही उस पर्टिकुलर एनएफओ का 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आपको मिलते हैं। क्या एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं करना चाहिए, और जनरली देखें तो एनएफओ तो प्रॉफिटेबल हो सकेंगे या नहीं। क्या एनएफओ वजह से आप तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में वो तो मदद कर सकेंगे, क्या एनएफओ तो लॉस हो सकेंगे। अगर देखें तो उसकी जवाब तो आप चुनने वाले स्कीम पर निर्भर होते हैं और उस स्कीम जिस तरीके से भविष्य काल में परफॉर्म कर दिया जाता है उस पर भी निर्भर होते हैं। लेकिन आप तो ज़रूर एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ओपिनियन से देखें तो आपके लिए कोई भी कंपल्शन नहीं है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए। और देखें तो मार्केट में ऑलरेडी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम तो अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी भी उस फंड से चुन कर दिया जाते हैं तो आपके लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पाने के मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। अब हम देखें कि एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड के साथ जिस तरीके से एनएफओ तो बेटर होते हैं और जिस तरीके से एनएफओ में एक डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक हो सकेंगे। पहली चीज़ होते कि न्यू फंड ऑफर और कि एनएफओ में कोई भी परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होते। अगर देखें तो इसमें कोई भी परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होने के कारण इसमें देखें तो ये तो पिछले जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे चुके हैं और भविष्य काल में तो जिस तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, इसके बारे में हमको जजमेंट और कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। और देखें तो एक्सिस्टिंग फंड्स के लिए एक पोर्टफोलियो होते हैं, लेकिन न्यू फंड ऑफर और कि एनएफओ में कोई भी पोर्टफोलियो नहीं होने के कारण इसमें ज़्यादा मुश्किल पड़ती है इन्वेस्टर्स के लिए कि यह फ़ंड उसके लिए आइडियल चॉइस हो सकेंगे या नहीं। और देखें तो ये तो अभी ही इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हुए पोर्टफोलियो को बनना चाहिए। इसमें कोई भी पोर्टफोलियो नहीं होने के कारण आप एज इन्वेस्टर के लिए यह भी नहीं पता है कि ये तो जिस तरीके का स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और जिस सेक्टर के लिए वो तो ओवर वेटेज देने में कोशिश कर दिया जाते हैं, यह सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलते। अगर आप देखें तो यह सिनेरियो में आप तो कैलकुलेटेड रिस्क तो नहीं ले सकेंगे। यह सिचुएशन में देखें तो आप तो ब्लाइंड रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है और इसी ब्लाइंड रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और अच्छा पोर्टफोलियो होने वाले एक्सिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए।
NFO इन्वेस्टमेंट तो आपको नए क्लिनिक में हेल्थ चेक करने की समान होते हैं और देखें तो आपके बच्चों को एक नए स्कूल में शिक्षा देने की समान होते हैं। लेकिन एक्सिस्टिंग फंड्स इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो अब तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले हॉस्पिटल में हेल्थ चेक करने की समान होते हैं और आपके बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए अब तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले स्कूल में बेचने के लिए समान होते हैं। अब अगले चीज़ होते है कि एक्सपेंस रेशियो। आपको पता नहीं चलते कि इसमें जितना एक्सपेंस रेशियो होते हैं ये तो डिसाइडेड नहीं होते हैं। अगर आप देखते हो एक्सपेंस रेशियो तो प्रिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ सेबी के अंदर ही होते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिलती कि यह NFO में जितना एक्सपेंस रेशियो होते हैं। लेकिन अगर आप एक्सिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि आप तो जितना खर्च एक्सपेंस रेशियो के लिए खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर के लिए जब आप एक्सिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो एक मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ले सकेंगे। अब मार्केट में NFO के बारे में होने वाले सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये होते हैं। NFO का NAV तो सिर्फ 10 रुपीज़ होने के कारण ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो इसी तरह सोचते हैं कि यह तो बेटर प्राइस में वो यूनिट्स को खरीद कर दिया जाते हैं और इसी तरह मिसकंसेप्शन में वो तो इसी तरह सोचते हैं कि इसके लिए ज़्यादा यूनिट्स खरीदने के मौका होते हैं। अगर इन्वेस्टर तो 10,000 रुपीज़ NFO में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो अगर उस NFO के NAV सिर्फ 10 रुपीज़ है तो वो तो 1000 यूनिट्स को खरीद कर सकेंगे। अगर वही इन्वेस्टर एक एक्सिस्टिंग फंड जिसका NFO तो 20 रुपीज़ पर यूनिट है तो वो तो सिर्फ 500 यूनिट्स ही खरीद कर सकेंगे। और वही इन्वेस्टर अगर वो तो अनदर एक्सिस्टिंग फंड जिसका NAV 100 रुपीज़ है तो उसके लिए 100 यूनिट्स ही वो 10,000 रुपीज़ वजह से खरीद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो इसी तरह सोचते हैं कि अगर NFO में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो मुझको ज़्यादा यूनिट्स खरीदने की मौका होता है और इसी कारण के लिए ये तो प्रॉफिटेबली हो सकेंगे। लेकिन सच्ची में ये तो इसी तरह नहीं होते। अब इसको अच्छा तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण को एवेल्यूएट करते हैं। अगर एक आदमी तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन खरीद कर दिया जाता है और कि 2 ग्राम गोल्ड कॉइन खरीद कर दिया जाता है और कि 10 ग्राम गोल्ड कॉइन भी खरीद कर दिया जाता है। अगर किसी भी एक आदमी तो 10 ग्राम गोल्ड कॉइन खरीद कर दिया जाता है तो उसके हाथ पर 1 कॉइन ही बचा होता है। अगर वही आदमी तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन को खरीद कर दिया जाता है तो उसके हाथ पर 10 कॉइन्स होते हैं। लेकिन उसके हाथ में होने वाले 10 कॉइन और कि 1 कॉइन तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ते, लेकिन यह कॉइन का टोटल वेटेज वो तो क्या होता है वही फ़र्क पड़ती है। इसी तरीके से हम यह कह सकते कि NAV तो उतना फ़र्क नहीं पड़ती है और NAV तो जस्ट डोमिनेशन होते हैं। अगर आप देखें तो बैंक से आप 10,000 रुपीज़ निकाल कर दिया जाते तो अगर आप 10 रुपीज़ डिनोमिनेशन में निकाल कर दिया जाते तो आपके हाथ पर ज़्यादा नोट्स होते हैं। अगर वही 10,000 रुपीज़ अगर आप 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन में निकाल कर दिया जाते तो आपके लिए उससे भी कम नोट्स ही बचते हैं। अगर आप वही 10,000 रुपीज़ तो 500 रुपीज़ डिनोमिनेशन में विड्रॉ कर दिया जाते तो आपके हाथ पर इससे भी ज़्यादा कम नोट्स ही होते हैं। इसकी मतलब नहीं होते कि अगर उसका हाथ में कम नोट्स ही होने के कारण वो तो कम विड्रॉयल ही कम कर चुके हैं। उसी तरीके से अगर आपके हाथ पे ज़्यादा यूनिट्स है और कि कम यूनिट्स है तो भी वो तो उतना आवश्यक नहीं पड़ती है और ख़रीदने के समय और बेचने के समय होने वाली NAV भी उतना आवश्यक नहीं पड़ती है। आवश्यक यही पड़ती है कि जिस तरीके से अंडरलाइंग पोर्टफोलियो तो अप्रिशिएट हो चुके हैं और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड तो जिस तरीके से होते हैं और यह तो कंसिस्टेंट बेसिस में परफॉर्मेंस दे चुका है या नहीं, यह सब भी आवश्यक पड़ती है। आपका इन्वेस्टमेंट का NAV तो जो भी हो सकेंगे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट में होने वाले अंडरलाइंग पोर्टफोलियो 10% रिटर्न कमा कर दिया जाते तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का NAV 10 रुपीज़ है तो वो तो 11 रुपीज़ पहुँच कर दिया जाता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का NAV तो 20 रुपीज़ है तो वो तो 22 रुपीज़ तक पहुँच कर दिया जाता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का NAV तो 100 रुपीज़ है तो वो तो 100 रुपीज़ तक पहुँच कर दिया जाते हैं। इसमें देखें तो NAV का वैल्यू तो जो भी है, अगर देखें तो अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो 11,000 रुपीज़ तक पहुँच कर दिया जाते हैं। इससे आप तो यही कंक्लूड करना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो और फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड को रेफरेंस लेते हैं तो आप तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले फ़ंड को चुन करना चाहिए। और देखें तो NAV 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ और कि 100 रुपीज़ यह तो उतना आवश्यक नहीं पड़ती है। और देखें तो सबसे बड़े मिसकंसेप्शन यही होते हैं कि अगर मैंने 10 रुपीज़ के लिए किसी भी NFO को चुन कर दिया जाते तो मुझको ज़्यादा फ़ायदा मिलते हैं। लेकिन
जब आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट को चुन कर दिया जाता है तो आप तो ब्लाइंड रिस्क लेने के समान होते हैं और वो ब्लाइंड रिस्क आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने से रुक भी कर सकेंगे। इसकी कारण आप तो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। और देखें तो मार्केट में देखें तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं। आपका फाइनेंशियल गोल्स रिस्क अपडेट पर ध्यान रखो और फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेते हुए आप तो सही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने वाले फ़ंड को चुनना चाहिए। अगर आप यह सब सोचते हुए किसी भी फ़ंड को चुन कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। लेकिन जब आप NFO में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो NFO में आप तो ब्लाइंड रिस्क लेने के समान होते और वो ब्लाइंड रिस्क वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा कठिन लगती है। अगर आपको ये रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल गोल्स और देखें तो आपका रिस्क टॉलरेंस के बारे में मदद लेना चाहते तो आप तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकेंगे, जो आपके लिए बताते हैं कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान तो क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है NFO के बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।